नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। 6 चरण में चुनाव हो चुके हैं और 7वें चरण का चुनाव अभी फिलहाल बाकी है। और शायद आप सभी ने सुना होगा, मोदी जी का एक नारा रहता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो इसी के लिए आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सत्यपाल जी मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरे पहले सवाल आपसे ये है कि आपने शायद सुना होगा, शायद के सुना ही होगा, मोदी जी का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, मुझे आपसे ये जानना है कि कहाँ बेटी पढ़ रही है और कहाँ बेटी सुरक्षित है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, यहीं गाजियाबाद में हम लोग धरने पर बैठे थे, उसमें अधिकांश बालिकाएं थी जी। और यहाँ जितने भी स्कूल हैं वो सब किस तरह से बेटियां उनमें पढ़ रही हैं सब जानते हैं। उनको प्रोडक्ट मान के, कंज्यूमर मान के, कस्टमर मान के यहाँ लोग ट्रीट कर रहे हैं। और ज्यादातर जो स्कूल है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, ये अब सारे देश में एक्सपोज हो चुका है कि वो झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोलते। और इस बार तो उनकी जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन हुआ ना, फ्रस्ट्रेशन में जो जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं चुनाव में, कहीं गुजरा बोलेंगे, कभी भैंस बोलेंगे, कभी मंगलसूत्र बोलेंगे, ये चुनावी मुद्दे हैं। कहीं पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में रहा है। और जो मुद्दे हैं इस देश में, जो उन्होंने वायदे किए, वो तमाम वायदे, खासकर महिला की बात आपने की है, बालिकाओं की बात की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जितने हाथरस आपने देखा यही उत्तर प्रदेश में हुआ, इसी सरकार में हुआ, डबल इंजन की सरकार। इस तरह से महिलाओं को, दलित बेटियों को रेप किया, रेप के बाद में हत्या की, हत्या करने के बाद में उसको रात को 2 बजे पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाता है। इस तरह के हालात है, कानून व्यवस्था, ये महिलाओं के प्रति इन लोगों की संवेदनाएं हैं। और अभी आपके यहाँ आपके कार्यालय पे हमला हुआ, आपके साथ, हमारी दूसरी बहन के साथ जो किस तरह की हरकत की यहाँ गुंडों ने, वो सब देखते हैं। और उसमें मोदी और योगी की जो पुलिस है वो किस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए है। यह सारे पत्रकार आप लोग इकट्ठा होके गए, एडिशनल सीपी से मिले। एडिशनल सीपी ने वादा भी किया, उन्होंने फोन भी किया डीसीपी को कि आईओ बदलेंगे, उसमें धाराएं बदली जाएंगी, बयान होंगे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। आखिरकार कोर्ट में जाना पड़ रहा। अब ये एक हिंदी खबर की महिला पत्रकार को जिस तरह से गुंडों ने, पार्षद ने पकड़ के पीटा, मारा, और उसके साथ जो बदसलूकी हुई है, मैंने देखी है वो वीडियो क्लिप, उसमें रो रही थी वो महिला पत्रकार, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये जो गुंडई है, यह गुंडई जो भगवा गुंडई है वो हावी है प्रदेश में। और जगह जगह वो धर्म के नाम पे और ऊंच नीच के नाम पे, या न केवल महिलाओं के साथ में, बाकी गरीब गुरबा, गरीब तबके के लोग यहाँ परेशान है। रोजगार छिन चुका है और जो मुद्दे हैं गायब है। शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है, रोजगार मिल नहीं रहा है। जहां रोजगार मिलता था उन सरकारी उपक्रमों को इस सरकार ने बेच दिया है। ये देश खोखला हो चुका। 268 टन सोना इन्होंने बेच दिया। 250 टन सोना गिरवी रखा हुआ है। 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में ये देश डूबा हुआ है। पता नहीं इतना पैसा अंधाधुंध जीएसटी से आया। मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इनकम टैक्स में इतनी रिकवरी हुई है, जीएसटी में इतनी रिकवरी हुई है, और दूसरी जगह से इतनी रिकवरी हुई है टैक्सेस के नाम पर। हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि टैक्स भी वसूल लिया आपने सोना भी बेच लिया, सोना गिरवी भी रख दिया, आपने सरकारी उपक्रम भी बेच दिए, आपने 2.5 लाख करोड़ का वो भी लोन भी ले लिया। तो ये पैसा आखिर गया कहाँ? कोई डेवलपमेंट, कोई एम्स नहीं बना इस देश में, कोई शिक्षण संस्थान नहीं बना। सड़क आप बना रहे हो, सड़क पर टोल टैक्स वसूल करते हो। तो जो उनका प्राइवेट कंपनीज का पैसा लगा हुआ, वो जनता के हित के लिए तो बनी नहीं है सड़क, वो तो व्यापार के लिए आप लोग सड़क बना रहे हो। एनएचएआई जो काम कर रही है वो अब व्यापारिक संस्था है, वो कोई आम आदमी के लिए, सहूलत के लिए सड़क का निर्माण नहीं कर रही है। और संविधान की धज्जियां जिस तरह से ये सरकार उड़ा रही है वो सब आए दिन देखने को मिलता है। राजस्थान में देखो किस तरह से, और यहीं का देख लो एनसीआरबी का डाटा कि महिलाओं पर, दलितों पर जो अत्याचार है सरकार में, बिल्कुल जो सामंती राज चलना चाहिए। और आप इस देश के संविधान को नेस्तनाबूद करके, आपका बयान आ चुका है मोहन भागवत का, और उसी पे सरकार ने काम किया कि यहाँ मंदिर बनाओ, और मंदिर पे आस्था के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश के लोगों को आपस में लड़ा के, उनमें वेमनस पैदा करके और तुम राज किए जाओ, ये इनकी थ्योरी है। जी सर, ये आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बताया। अगर बात करें मीडिया के बारे में, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है।
लिखने बोलने का उनको पूरी तरीके से अधिकार है। जब बीजेपी की सरकार में मीडिया पत्रकार के साथ ऐसे अभद्र वो व्यवहार किया जा रहा है, नहीं जहां भी वो जाती है कोई खबर करने के लिए, वहां पर कुछ गुंडे आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उसके बाद भी बीजेपी सरकार अभी तक चुप है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो लीडर लेस है, नेतृत्व शून्य है ये जिला गाजियाबाद। यहाँ अदरवाइज कोई नेता होता तो वो आवाज उठाता। विपक्ष में भी नेता नहीं बचा है, पक्ष में नहीं है तो विपक्ष में भी नहीं है। आप बताओ कितने नेताओं ने आवाज उठाई जब मीडिया हाउस पे अंदर घुस के हमला हुआ और गुंडे हमला करके सीना चौड़ा करके और बाहर से बाहर जमानत कराकर खुले घूम रहे हैं और अभी भी धमकी दे रहे हैं। मैंने सुना, मेरी बात हुई थी। तो ये कहाँ कानून व्यवस्था बची है? और क्योंकि ये इस सरकार का जो मानना है वो ये है, कुछ एक बड़े जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है या बड़े मीडिया हाउसेस है, उन सबको खरीद के उनको अपनी जुबान बुलवा के और बाकी लोगों को ये कुछ समझते ही नहीं है। फिर तो उस तरह की थ्योरी इस देश में चल रही है कि कुछ अभी कई सारे 22-23 चैनल तो बड़े जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है वो तो अंबानी साहब की है। तो इन्होंने जब मीडिया हाउसेज पे पहले पत्रकार थे, खाटी पत्रकारिता करते थे, वो न सरकार के पक्ष में एक शब्द लिखते थे, उनकी आलोचनाएं करते थे, यदि उनका अच्छा काम भी होता था तो उसकी प्रशंसा तक करने में झिझकता था पत्रकार। लेकिन आज तो हालत ये हो गई है कि पत्रकार जो मेन स्ट्रीम है वो हेलीकॉप्टर लेकर जो घूम रहे और जो सरकार का गुणगान करने में लगे हुए। तो ये जो पत्रकारिता की जो मर्यादा गिरी है ये उसी का कारण है। हालांकि ये थोड़ा बहुत धरबर पत्रकारों में है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में यहाँ लोग काम करते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, पत्रकार है, कामकाजी पत्रकार है, जो ग्राउंड पर काम करते हैं, उन पत्रकारों में यहाँ वो थोड़ा बहुत जो बचा है वो लोग आपस में मिलकर एका करके और ऐसे जो क्राइम होता है, हिनियस क्राइम होता है या पत्रकारों पे हमला होता है या मीडिया हाउस में घुस के होता तो उस पर वो आवाज बुलंद करते। लेकिन उसके बावजूद पुलिस, क्योंकि उसको सह है या मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की कि किसी की कुछ नहीं सुननी है, अपने हिसाब से करनी है, जो तुम्हारे जी में आए वो करे, जो और ये सीधा उगाही से जो जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जितने ये हमले हुए हैं तो सारे दबंग लोग हैं और उनका जो पेशा है वो 2 नंबर का पेशा है। तो 2 नंबर का कारोबार करने की वजह से उन लोगों की मंथली जाती है पुलिस को, जिसकी वजह से उनकी सेटिंग रहती है पुलिस में। इसलिए पुलिस उनके पैसे के, महीने के, मंथली के प्रभाव में आके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। उसके लिए जरूरी है किसी एक यहाँ पे इस जिले में दमदार नेता की, दमदार विपक्ष की और आप जैसे मीडिया हाउस की, कि वो इकट्ठा होकर यहाँ के जो पत्रकार है, कामकाजी पत्रकार है, वो तमाम लोग इकट्ठे हो। क्योंकि यहाँ आपसे नहीं है, पहले से यहाँ का पत्रकार गाजियाबाद का आंदोलनकारी पत्रकार रहा और उसने यहाँ पे अपने हकूक और स्वाभिमान को लड़ के संघर्ष करके यहाँ पे बचाया। हमने खूब देखे इनको, थाने कोतवाली तक में, SSP के यहाँ पे, DM के यहाँ पे। और ये गलतफहमी है, भारतीय जनता पार्टी की भी गलतफहमी है। और यहाँ जो अफसर है, खासकर मुझे जो ACP है यहाँ पे, उसका रवैया ऐसा लगा बिल्कुल कि वो काम ही नहीं करनी चाहती, काम चोरी की वजह से। पियांशी जो भी है, पता नहीं क्या नाम उनका, वो उसे उनको धारा बढ़ाने में, बयान लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने उसकी जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन जो थी तहरीर, उस तहरीर को ही बदलवा दिया कि मोबाइल लूट की धारा हटा दी। हाँ, और मोबाइल, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक ACP दबंग आदमी के यहाँ से लूटे हुए उसको मोबाइल को मंगवा के और उसको जो यहाँ सौंप लिया कि आप ले जाओ इसको, ये मिल गया आपका, सरेआम। इसका मतलब तो वो भी उसमें शामिल है लूट की वारदात में। जब आपको मालूम है कि लूटा गया है, उसके यहाँ से बरामद हुआ, उसकी बरामदगी दिखाई जानी चाहिए थी और उसकी कहाँ से बरामदगी हुई थी उसको अभियुक्त बनाया जाना चाहिए था। लेकिन ये क्योंकि उसकी जांच SC/ST की एक्ट की जांच और बहुत सारी जांचें वो खुद ACP को करनी पड़ती, इसलिए ACP ने उन धाराओं को ही हटवा दिया। तो ये काम चोरी है, इसका संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के। मुझे तो, लेकिन यहाँ के तो कमिश्नर साहब तो बैठते ही नहीं, कभी किसी से मिलते ही नहीं है। अभी पीछे कुछ लोग मिलने का प्रयास कर रहे थे, मिला ही नहीं। हम कई मामलों में हम लोगों ने प्रयास किया, मिलना क्यों नहीं चाहते हैं वो, पता नहीं। ये तो जांच होनी चाहिए कि उनका अटेंडेंस लगनी चाहिए कि भाई कब बैठते हो आप ऑफिस में, कब नहीं बैठते। डर लगता है जनता से मिलने में। मुझे तो ऐसे लगता है केवल एडिशनल CP यहाँ बैठते हैं, वो हालांकि वो अच्छे अफसर है, लेकिन CP को नहीं बैठना अपने दफ्तर में और पब्लिक से नहीं मिलना, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आखिर उनकी ड्यूटी चेक की जानी चाहिए।
लेकिन यहाँ कोई एमएलए हो, कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई बोलने वाला विपक्ष में हो, वही तो चेक कराएगा कि भाई सीपी किस समय से किस समय तक बैठते हैं, कब जनता से मिलते हैं, वो आखिर किस लिए है। ये वो जनता से नहीं मिलेंगे और नहीं बैठेंगे तो वो आखिर है किस लिए? इसका मतलब वो एब्सेंट चल रहे हैं, एब्सेंट चल रहे हैं तो उनकी तनख्वाह कटनी चाहिए। तो ये सारे हालात है इस प्रदेश में, ये बिल्कुल जंगलराज यहाँ बन चुका है। यहाँ अपने दम पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यहाँ कोर्ट का सहारा है और हम अपने दम पे। यहाँ मैं मानता हूँ, यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे अधिवक्तागण साथी हैं यहाँ पे, वकील कोर्ट और कचहरी में, वो यहाँ मजबूती से दमदारी से गाजियाबाद की इज्जत को थोड़ा बहुत बचाए हुए हैं। यहाँ कोई न्याय की गुंजाइश बच रही है तो उन्हीं की वजह से बच रही है। जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये था आपसे कि पहले आप अभी तक मीडिया हाउस में आकर के मारपीट की गई, उसके बाद हिंदी खबर की रिपोर्टर के साथ मारपीट की, क्या लग रहा है अगला टारगेट कौन से चैनल की रिपोर्टर होने वाली है? अब जो भी कोई उनके कारनामे उजागर करेगा वो तो ऐसा लग रहा है कि वो तो उसी के प्रति इस तरह के, इसका मतलब जो सरकार या फिर जो माफियाओं के खिलाफ कोई उनके एक्शन लेगा तो उसके खिलाफ ऐसा होगा, आप जैसे उस रिपोर्टर के खिलाफ हुआ। आप ये डराने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पे पत्रकार जो उनके काले कारनामे हैं उनको उजागर ना करें, इसलिए उनको इतना दबा दो। और पुलिस भी ये चाहती है कि कल को क्राइम पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अवैध उगाई में लगे हुए हो, या सारी जाम की स्थिति देख लो, कहीं कोई चालान काटने में बिजी है पूरी ट्रैफिक पुलिस, वो रास्ता खुलवाने में व्यस्त नहीं है, वो केवल चालान काटने में। तो ये सारे लोग, इनकी पोल ना खुल जाए, एक्सपोजर ना हो जाए, मीडिया ही एक्सपोजर करेगी, तो इसलिए वो जानबूझ के जो जिनसे वो लोग मंथली लेते हैं उनको उकसा के और मीडिया हाउस के हमारे जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं उन पे हमला कराते हैं ताकि उनका मनोबल टूटे और वो इनके काले कारनामों को, काले करतूतों को उजागर न कर पाए। क्या लग रहा है अगर दोबारा से बीजेपी सरकार आती है तो इसी तरीके से अपराध बढ़ता ही रहेगा? ये तो आप मान के चलो कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, नए शोर मनाना। ये इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव है जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी जी। तो जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मुझे तो अफसोस हो रहा, लोग थाली में बैठे बिठाए उनको मिल रही है, जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने उसके लिए कोई भूमिका समाज में तैयार नहीं की। लोग अपने आप इनके कारणों से दुखी होकर इनके आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ और दलितों और महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ जो उनकी कारनामे हैं, उन कारनामों से तंग आकर जनता खुद ब खुद खड़ी हो गई है और वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी विकल्प उनको मिल रहा, अभी आप देखना इसमें कई सारी, जैसे कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी, हमने थोड़ी जगह चुनाव लड़ा, तो वहां पे चाहे हमारे भीम आर्मी के पूर्व मुख्य चंद्रशेखर जी चुनाव जीतेंगे, वहाँ दूसरी जगह हमारे डुमरियागंज में हमारे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उसमें कई कौन सी सीट है उनकी, उधर पूर्वांचल में कोई सीट है वहां पे लड़ रहे, कुशीनगर में, तो उन सीटों पे वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि जनता लड़ रही है, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा। इंडिया गठबंधन लड़ता तो सारी जनता लगी नमरे भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लामबंद नहीं होती, कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ लामबंद नहीं होती, डुमरियागंज में उनके साथ, सिद्धार्थनगर में उनके हमारे जो पटेल साहब है जो उनके साथ लामबंद नहीं होती। तो ये जो जनता लड़ रही है, जनता इनको नेस्तनाबूद कर देगी, खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, और जनता का राज आएगा। तो जनता का राज आने पर ये उम्मीद और संभावना जगेगी कि फिर ये उत्पीड़न और ये अत्याचार, पत्रकारिता पर हमले, दलितों पर, महिलाओं पर हमले, ये बंद होंगे, पुलिस में सुधार होगा और प्रशासन ईमानदारी के साथ में काम करेगा, सबको न्याय मिलेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।